ठीक। नमस्कार दोस्तों, रेडी एग्जाम चैनल पर मैं विनय कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने मनोविज्ञान के अंतर्गत इसके अर्थ को समझा था, इसके विकास क्रम को समझा था और इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज हम इसके एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है मनोविज्ञान के संप्रदाय। इसे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी नाम दिया जाता है, क्योंकि यह कहें कि यह एक प्रकार के विचारधाराएं हैं और समय के साथ जैसे जैसे इसके अर्थ में, इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार से इसके संप्रदायों में भी परिवर्तन हमको दिखाई देता है। तो आइए हम लोग सबसे पहला जो स्कूल बना या जो सबसे पहला संप्रदाय बना, उस संप्रदाय के बारे में अध्ययन करते हैं। उसमें दोस्तों ये जो संप्रदाय शब्द है, संप्रदाय का अर्थ एक प्रकार से सिस्टम से है। उस सिस्टम को हमें समझना है, आखिर इस सिस्टम को कौन लेकर के आया, किस विद्वान ने इसका समर्थन किया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संप्रदाय का शैक्षिक योगदान क्या है। आखिर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन संप्रदायों ने अपना क्या क्या योगदान दिया। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले संरचनावाद की। दोस्तों, सबसे पहला जो मनोविज्ञान में संप्रदाय था उसका नाम था संरचनावाद। आपने इस संरचनावाद के बारे में पिछली क्लास में भी अध्ययन किया हुआ था, पर वहां पर हमने इसका संक्षिप्त वर्णन किया हुआ था। अब हम इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, संरचनावाद जो शब्द है, ये संरचनावाद लेकर के एक व्यक्ति थे, आपने नाम सुना था विलियम वुंट का। विलियम वुंट के ही एक शिष्य हैं टिचनर। टिचनर ने इस संप्रदाय की उत्पत्ति की। टिचनर, ठीक है। देखिए, यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि विकल्प में टिचनर नाम नहीं दिया हुआ है, तब फिर आपको विलियम वुंट ही आंसर करना होगा। क्यों? क्योंकि दरअसल हुआ क्या था कि 1920 में विलियम वुंट की मृत्यु हो जाती है, तो इस पूरी विचारधारा को टिचनर ने ही आगे बढ़ाया था। अब देखिए, इसमें ये जो संरचनावाद है, ये किस पर सबसे ज्यादा बल देता है? क्योंकि आपने कल देखा था कि इस संरचनावादियों में एक नाम था विलियम वुंट का, जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। क्या कहा था? चेतना का विज्ञान कहा था, ठीक है। और चेतना के अंतर्गत पहला यह संप्रदाय था जिसने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक तरीके से अध्ययन करने पर बल दिया। प्रयोगात्मक तरीके से अध्ययन करने पर बल दिया, अर्थात हम यह कहें कि मनोविज्ञान में अब एक्सपेरिमेंटल शुरू हो चुके थे। और इस एक्सपेरिमेंटल के लिए मैंने कल एक चीज और बताया था कि जर्मनी में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। यानी कि 1879 में जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, ठीक है। और ये जो संरचनावाद है, इस संरचनावाद की जो स्थापना हुई, इस संरचनावाद की स्थापना अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में हुई थी। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में स्थापना हुई थी। अब देखिए दोस्तों, किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये जो संरचनावाद है, संरचनावाद के संस्थापक कहें तो संस्थापक होंगे टिचनर होंगे, ठीक है। संरचनावाद किस पर बल देता है? तो यह प्रयोगात्मक अध्ययन पर, मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप को स्वीकार करता है। इसके अंतर्गत चेतना के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, और चेतना के विज्ञान के अंतर्गत भी हम देखते हैं इसमें अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। इस चेतना के विज्ञान के लिए हमें अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि चेतन जो शब्द है, उस चेतन शब्द में तीन चीजें विद्यमान हैं। इस चेतन शब्द में मैंने कल पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक तो चेतन में संवेदन, दूसरा भाव और तीसरा प्रतिमा, इन तीनों को मिलाकर के चेतन कहा जाता है। दोस्तों, ये जो चेतन है, हमने बताया था पिछली क्लास में कि चेतन के लिए जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी हम प्रथम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस प्रथम ज्ञान को संवेदना कहते हैं। उस प्रथम ज्ञान से हमारे मन मस्तिष्क में जिस प्रकार का भाव आता है उसे हम भाव या फीलिंग कहते हैं। इसके बाद हमारे मन मस्तिष्क में एक प्रतिमा का निर्माण होता है। दोस्तों, जैसे हम कहें कि हम यदि कोई विषय पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमने कोई कहानी पढ़ी, पढ़ना जो हुआ या जो पहली बार हमने उस कहानी को देखा वो संवेदना हुआ। पढ़ने के बाद हमें कोई ना कोई भाव उत्पन्न होगा। हमें पढ़ करके कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो हमें सुखद अनुभूति होती है। कुछ हमने ऐसा पढ़ा जो हमें बहुत मतलब दुखदाई बनाता है तो हमें वहां पर दुख की अनुभूति होती है। और जैसी विषय वस्तु को हम पढ़ते हैं उसी प्रकार की प्रतिमा हमारे मन मस्तिष्क में विद्यमान हो जाती है। तो इस प्रकार से चेतन के विज्ञान में संवेदना, भाव और प्रतिमा आती है। तो आइए अब हम लोग प्रकार्यवाद पर अध्ययन करते हैं। प्रकार्यवाद, कई बार इसको प्रकार्यवाद ना कह करके कार्यवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो प्रकार्यवाद या कार्यवाद है, इसकी स्थापना की थी विलियम जेम्स ने। दोस्तों, एक बात और आप समझ लीजिए कि विलियम जेम्स को ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, हालांकि कुछ लोग मनोविज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को स्वीकार करते हैं, परंतु यह विचारधारा बहुत प्राचीन थी। वर्तमान में हम इसको जब आधुनिक विचारधारा में देखते हैं तो विलियम जेम्स को ही मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन एक बात और स्पष्ट कर दूं, यदि प्रश्न आए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे थॉर्नडाइक महोदय। ठीक है, फिलहाल वो आगे का विषय है, उस पर फिर कभी और चर्चा करेंगे। हम लोग सबसे पहले इस पर बात करते हैं, कार्यवाद या प्रकार्यवाद पर। ठीक है, अब देखिए, इसमें लेकर के तो आए विलियम जेम्स, और जो समर्थन किया, इसमें जो जिन लोगों ने समर्थन किया, उस समर्थन करने वालों में कई नाम आते हैं। यानी कि समर्थक कहें तो इसके समर्थकों में से एक नाम तो आता है डीवी का, जॉन ड्यूवी। दूसरा नाम आता है कैटल महोदय का। ठीक है, इन दो लोगों ने इस विचारधारा को समर्थन दिया। इसके अलावा एक नाम और आता है जेम्स एंजिल। दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन प्रकार्यवाद का समर्थक नहीं है, और तीन नाम यहां से दे दिए जाएंगे। कोई एक नाम किसी अन्य संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक का दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन इसका समर्थक नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रकार्यवाद का आखिर मेन भूमिका क्या है। तो देखिए, आपने पिछले उसमें देखा था कि जो संरचनावाद था, ये मुख्य रूप से चेतन पर बल देता है, चेतन या कहें या चेतन पर, और ये चेतना का ही विश्लेषण करता है। चेतना के ही विश्लेषण में इसने बताया कि चेतना के तीन तत्व हैं, जिसमें एक है प्रतिमा, एक है भाव और एक है संवेदना। लेकिन इन्होंने कहा कि सिर्फ चेतन के विश्लेषण से काम नहीं हो पाएगा, बल्कि हमें चेतना के या चेतन की उपयोगिता, या ये कहें चेतन के कार्य पर अध्ययन
करना होगा। इस प्रकार से इसीलिए इसको कार्यवाद, यहां पर भी आप देखेंगे चेतन के कार्यों पर वर्ण अध्ययन करना है, इसलिए इसको एक नाम कार्यवाद दिया जाता है। ठीक है, तो यह संप्रदाय मनोविज्ञान का दूसरा संप्रदाय है। इसको लेकर के विलियम जेम्स महोदय आते हैं। आगे अब एक नाम आता है जेबी वॉटसन का, बहुत महत्वपूर्ण नाम है जेबी वॉटसन, जो व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आइए हम लोग अब व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यवहारवादियों के बारे में बहुत सारे प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म। ठीक है, व्यवहारवाद जो व्यक्ति लेकर के आया उसका नाम है जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन। दोस्तों, ये जेबी वॉटसन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें वातावरण के प्रभाव में किसी को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या यहां तक कि अपराधी भी बना सकता हूं। यह वही जेबी वॉटसन है और उन्होंने व्यवहार शब्द का बहुत उल्लेख किया था। लेकिन यहां पर आपको एक बात महत्वपूर्ण है कि व्यवहारवाद शब्द जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें जेबी वॉटसन का नाम आएगा। लेकिन यदि कहें कि व्यवहार शब्द सबसे पहली बार कौन लेकर के आया था, तो उसमें 1905 में सबसे पहले विलियम मैकडूगल महोदय सबसे पहली बार व्यवहार शब्द लेकर के आए थे। और इस मैकडूगल की जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग अगर कहा जाए तो व्यवहारवाद को लेकर के आया था जेबी वॉटसन। और ये जो व्यवहारवाद है दोस्तों, ये संरचनावाद के विरोध में आया था। व्यवहारवाद संरचनावाद के विरोध में आया। तो आप लिख सकते हैं इस स्कूल की स्थापना जेबी जॉन ब्रूडस वॉटसन ने संरचनावाद के विरोध में 1913 में की थी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान ना हो करके बल्कि किस चीज का विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। इसीलिए इसको विरोधी विचारधारा कहा जाता है। क्योंकि संरचनावाद ने क्या कहा था? चेतना का विज्ञान। इसने क्या कहा? इसने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान ना हो करके क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो अब इन्होंने इस व्यवहार के अध्ययन के लिए कुछ विधियां दी थी कि इस व्यवहार का अध्ययन हम किन विधियों के माध्यम से करेंगे। तो आइए इस व्यवहारवाद में जिन विधियों का अध्ययन किया जाता है उन विधियों में देखें तो इसमें देखते हैं कि इन्होंने मनोविज्ञान में व्यवहार के अध्ययन के लिए एक तो इन्होंने प्रेक्षण विधि का प्रयोग किया। दूसरा, इन्होंने अनुबंध विधि का प्रयोग किया।
और तीसरा इन्होंने परीक्षण विधि का प्रयोग किया, यानी कि ऑब्जर्वेशन इसको कहें या इसको कहें अनुबंध, एक प्रकार से कोरिलेशन रिलेशन विधि, या इसको कहें परीक्षण यानी कि टेस्टिंग मेथड। ठीक है, अब इन विधियों के माध्यम से इस व्यवहारवाद का अध्ययन किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जेबी वाटसन के समर्थक में कई नाम आपको देखने को मिलते हैं। इसके यदि समर्थकों के बारे में पूछा जाए आपसे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी है, तो निम्नलिखित में से आप कई नाम आपको दिखाई देंगे। एक तो नाम आता है ये समर्थक में, समर्थक यानी इस व्यवहारवाद के समर्थक में एक नाम आता है पावलोव का। एक व्यक्ति हैं पावलोव, एक व्यक्ति हैं टॉलमैन, गुथरी। इन व्यक्तियों ने व्यवहारवाद का समर्थन किया था। और एक सबसे महत्वपूर्ण नाम रहा जा रहा है वो है स्किनर। स्किनर भी व्यवहारवादी है। या प्रश्न इस तरीके से बनेगा, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद का समर्थक है, या एक नाम दे दिया जाएगा स्किनर। स्किनर किस विचारधारा को पालन करते हैं, तो स्किनर का नाम आएगा तो वो हो जाएगा व्यवहारवाद। अब इसमें जो जेबी वाटसन है, इस जेबी वाटसन की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो आइए हम लोग जेबी वाटसन की प्रमुख पुस्तकों को देख लेते हैं एक बार कि इसकी प्रमुख कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कब ये प्रकाशित हुई। हेडिंग डालिए जेबी वाटसन की प्रमुख पुस्तकें। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहले एक 1914 में 1914 में प्रकाशित हुई, उसका नाम था मनोविज्ञान एक तुलनात्मक अध्ययन। मनोविज्ञान एक तुलनात्मक अध्ययन, इस पुस्तक का प्रकाशन 1914 में हुआ था। मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, इसका प्रकाशन हुआ था 1919 में। और जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो आई 1924 में। इस किताब का ही नाम था व्यवहारवाद। बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो इनकी 3 प्रमुख पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है मनोविज्ञान एक तुलनात्मक अध्ययन, मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण या व्यवहारवाद। ये व्यवहारवाद पर आधारित पुस्तकें थीं। अब अगला संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद। इसी को समग्रवाद कहें या संज्ञानवाद कहें या गेस्टाल्टवाद कहें, सबका मतलब एक ही है। तो आइए अब हम लोग गेस्टाल्टवाद के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब हम देखते हैं गेस्टाल्टवाद के बारे में। देखिए, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको गेस्टाल्टवाद कहते हैं, या इसी को संज्ञानवाद कहा जाता है, या इसी का एक नाम और दिया जाता है समग्रवाद। जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1912 में, इसकी स्थापना यानी ये कहें कि गेस्टाल्टवाद की स्थापना 1912 में जर्मनी में मैक्स वर्दिमर ने की थी। ठीक है, इनका जो समर्थन किया, इनके समर्थकों में कई नाम आपको मिलते हैं।
एक नाम आता है वोल्फगंग कोहलर का, कोहलर। दूसरा नाम है कोफका, और एक नाम है कर्ट लेविन। कई जगह कर्ट लेविन शब्द लिखा होगा, कई जगह कुर्ट लेविन शब्द दिखेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये समर्थक थे। अब इनकी जो गेस्टाल्टवाद की जो मुख्य विचारधारा है वो दरअसल होलनेस पर आधारित है, वो समग्रता पर आधारित है, और ये जो मनोविज्ञान को चेतना और व्यवहार दोनों के विज्ञान का अध्ययन मानते हैं। यानी गेस्टाल्टवाद स्कूल के अनुसार, गेस्टाल्टवाद स्कूल के अनुसार मनोविज्ञान चेतना एवं व्यवहार का अध्ययन है, ऐसा गेस्टाल्टवादी मानते हैं। इस स्कूल के द्वारा व्यवहार में, इस स्कूल के द्वारा व्यवहार में, इस स्कूल के द्वारा व्यवहार में संपूर्णता, यानी होलनेस, संपूर्णता पर बल दिया जाता है। यानी गेस्टाल्टवाद, अभी इनकी इनसाइट थ्योरी को पढ़ेंगे। इनसाइट थ्योरी क्या है, मैक्स वर्बर ने दी, और यह सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक नई स्कूल है, उसका नाम है मनोविश्लेषणवाद। दो बचे हैं, मनोविश्लेषणवाद या मानवतावाद, एक नया नाम आएगा मानवतावाद। ठीक है, तो आइए अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं, अध्ययन करते हैं। मनोविश्लेषणवाद, ये जो मनोविश्लेषणवाद है इसको लेकर के आए थे सिगमंड फ्रायड, उनका नाम है सिगमंड फ्रायड। दोस्तों, इनकी थ्योरी कई बार विवादित रही है। इन्होंने मन के 3 स्तर बताए हैं। एक को कहा चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है दोस्तों, ये जो सिगमंड फ्रायड हैं ये वियना यानी ऑस्ट्रिया यहाँ के ये निवासी थे। इनके जो मनोविश्लेषणवाद है, इस पूरी थ्योरी को हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इनका सिद्धांत विस्तृत है और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है। इसमें जो चेतन, अर्धचेतन, अचेतन है, इनकी स्पष्ट रूप से आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आइए एक और वाद बनता है जिसे मानवतावाद कहा जाता है। तो आइए अब हम लोग मानवतावाद के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, मानवतावाद या इसी का एक नया नाम दिया जाता है आशावाद, दोनों का मतलब एक ही है, थोड़ा सा शब्द को लेकर के अंतर है। इसको जो व्यक्ति लेकर के आए उनका नाम था अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब्राहम मैस्लो मानवतावाद को लेकर के आए और इनका समर्थक किया कॉल रोजर्स ने। कॉल रोजर्स हैं, आलपोर्ट महोदय हैं, इन्होंने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। इसके बाद मनोविज्ञान में एक स्कूल और महत्वपूर्ण है जो हार्मिक मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है,
और इस हार्मिक मनोविज्ञान को जो व्यक्ति लेकर के आए उनका नाम था विलियम मैकडूगल। ठीक है, तो आज हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय रहे जो उन सभी संप्रदायों के बारे में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया। दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपने नोट्स को बनाते समय एक तरफ विभिन्न मनोविज्ञान जो संप्रदाय हैं उनको लिखना है, दूसरी तरफ जो व्यक्ति इन संप्रदायों का जिसने स्थापना की उनको लिखना है, और उसी के बगल में आप उनके समर्थकों को लिख लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं कि कौन किस विचारधारा का समर्थक है। ठीक है, आज आपने इन सारी चीजों को देख लिया और मुझे उम्मीद है आप निश्चित रूप से जो नोट्स है उस नोट्स को बनाते चलेंगे, अध्ययन करते चलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। और एक विशेष बात कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि अब हम अगली क्लास में बाल विकास शुरू करेंगे। बाल विकास का अर्थ क्या होगा, बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होंगी, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग जुड़े रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।